जैसे कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में मैंने बिहार एलआरसी से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स कन्फ्यूजन्स क्लियर किए थे। इस वीडियो में भी मैं आपको बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। और अभी एक लेटर यहाँ पर जारी किया गया है जो कि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस यहाँ पर जारी किया गया, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनमें से अगर कोई मिस होती है तो आपका जो रिजेक्ट हो सकता है एप्लीकेशन, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सकता है। तो उस केस में आप लोग जरूर से इस वीडियो को देखिए एंड तक, ताकि आने वाले जो काउंसलिंग डेट में होने वाली है तो आपका कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सभी कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से जरूर से ज्वाइन होकर रहिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या टेलीग्राम पर आकर के सर्च करोगे केकेएस इंडियन तो यहाँ पर मिल जाएगा। और व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर से ज्वाइन होकर रहिएगा। इनकेस अगर आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस पर एक मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में ऐड कर देने के लिए, तो आपको जल्दी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं और सभी कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। देख सकते हैं ये अभी लेटर जो है नोटिस निकाला गया है आपको बीसीसी बोर्ड, जिनके द्वारा अभी काउंसलिंग किया जा रहा है एलआरसी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 27 दिसंबर 2023 के डेट में ये नोटिस यहाँ पर रिलीज़ की गई है। इसमें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जो बीसीसी बोर्ड है जहाँ पर अभी एलआरसी का काउंसलिंग चल रही है, वहाँ पर ये गाइडलाइंस अभी निकाला गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं आदेश दिया गया और इसका रेफरेंस नंबर और यहाँ पर डेट 27 दिसंबर 2023 के डेट में ये नोटिस यहाँ पर निकाला गया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 26 दिसंबर से इसकी जो काउंसलिंग है स्टार्ट हो चुकी है और ये आगे आने जनवरी तक चलने वाली है, जिसमें कि अभी ये आदेश दिया गया 26 को जो भी काउंसलिंग होगा तो उनमें जो भी दिक्कतें के सामने आई थी तो उसको अभी यहाँ पर एक नोटिस निकाल करके डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया, जिसमें यहाँ पर पहले में लिखा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न पदों पर संविदा नियुक्त हेतु चल रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु सभी टीमों को निम्न निर्णय संसूचित की जाती है। तो सभी को ये निर्णय यहाँ पर मीटिंग हुआ होगा, उसमें ये निर्णय लिया होगा। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मांगे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अलग अलग यहाँ पर दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है कि एआईसीटी का अप्रूवल कॉलेज से अथवा नेट से निकालकर जमा करने पर ही मान्य होगा। जिनका पेंडिंग हो चुका है वैसे अभ्यर्थी को अब इस आशय की ईमेल से सूचना दे दी जाए कि वे दिनांक 3 जनवरी 2024 तक इसे निश्चित रूप से जमा कर दे। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका काउंसलिंग हुआ है, तो आप लोग अगर किसी में पेंडिंग लिखा गया है तो उनको 3 जनवरी 2024 तक आपको निश्चित रूप से जमा करना होगा। या अगर आपका कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड है या अगर आपका कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो उस केस में आपको ये जरूर से देना होगा अप्रूवल, कॉलेज का अप्रूवल। या तो आप नेट से निकाल करके दीजिए या तो आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए, तो उनसे आपको मिल जाएगा कि उनका कॉलेज अप्रूव्ड है एआईसीटी से। तो ये आपको ज़रूर से सेंड करना हो, जा करके जमा करना होगा। 3 जनवरी 2024 इसका लास्ट डेट है। इसके लिए आपको इनके द्वारा ईमेल किया जाएगा कि आप 3 जनवरी 2024 तक आप निश्चित रूप से जमा कर दीजिए, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो लोग ऐसे हैं जिनका जो कॉलेज है एआईसीटी से अप्रूव्ड नहीं है तो उन लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट में ही साफ साफ लिखा गया था कि आपका जो कॉलेज है आपका एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो अगर आपका कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड है तो आप लोग अपना नेट से निकाल करके लेकर के जाइए साथ में अप्रूवल लेटर, या तो आप कॉलेज से कॉन्टैक्ट कीजिए कि मांगा है तो आपको वो लोग खुद देंगे, या तो आप नेट से भी इसको निकाल सकते हैं। कैंडिडेट का काउंसलिंग हो चुका है उनको अगर आपका पेंडिंग दिखा रहा है तो आपको 3 जनवरी 2024 तक आपको जमा करना है। और जो भी कैंडिडेट का काउंसलिंग अभी नहीं हुआ, आगे आने वाले दिनों में काउंसलिंग होना है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ज़रूर से कर लीजिएगा और साथ में लेकर के जाइएगा ताकि आपका पेंडिंग शो ना हो। उसके बाद यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट लिखा गया है कि जिनका भी कॉलेज आईआईटी या एनआईटी से डिग्री प्राप्त है तो उनका जो डिग्री है मान्य होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनका आईआईटी और एनआईटी से डिग्री प्राप्त है वो डिग्री मान्य होगा। उसके बाद और भी सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आने वाले दिनों में अगर आपका काउंसलिंग है तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए, जिनसे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऐसे कैंडिडेट है जिनका AMIE सेक्शन A एंड B उत्तीर्ण उम्मीदवार है, जिनका AMIE में दिनांक 31/5/2013 तक इंडोलमेंट विथ परमानेंट रिकॉग्निशन प्राप्त है, उनका डिग्री मान्य होगा। तो ये डेट आप लोग जरूर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 31/5/2013 तक का डेट यहाँ पर मेंशन है। इस डेट तक अगर आपका जो AMIE में यहाँ पर सेक्शन A एंड B में अगर आप उत्तीर्ण है और आपका परमानेंट रिकॉग्निशन प्राप्त है तो उनका डिग्री यहाँ पर मान्य होगा। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है गवर्नमेंट या ऑटोनोमस की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के भी मान्य होगा। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट है जिनके पास अगर कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और उनका गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी से जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट निर्गत है या आप वहाँ पर काम किए हैं तो उनका बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का आपका मान्य होगा। लेकिन जो भी ऐसे जो
सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का, जो रजिस्टर्ड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल्स या ऑर्गेनाइजेशन से द्वारा निर्गत है, उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर यदि CIN अंकित है तो वह भी मान्य होगा। लेकिन किसी ऐसे कैंडिडेट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी यानी कि प्राइवेट से हैं, तो उन पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ज़रूरी है। अगर आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उस केस में आपका मान्य नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट का है या ऑटोनोमस बॉडी का है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो बिना रजिस्ट्रेशन नंबर का भी मान्य होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें है यहाँ पर सरकारी एवं निबंधित संस्थान में प्राध्यापक के रूप में कार्य करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होगा। तो ये चीज़ ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्सपीरियंस क्लेम किए हैं, तो सरकारी एवं निबंधित संस्थान से अगर आप प्राध्यापक के रूप में कार्य किए हैं तो उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान्य होगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनका भी EWS सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड दिया गया है। EWS का जो प्रमाण पत्र है राज्य सरकार के सर्कुलर के अनुसार निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए मान्य है। तदनुसार EWS सर्टिफिकेट की जांच की जाए, यानी EWS सर्टिफिकेट दिनांक 13/5/2022 के बाद का मान्य होगा। तो जिनका भी EWS सर्टिफिकेट 13/5/2022 से पहले का निर्गत है, उन सभी का EWS सर्टिफिकेट अभी आपको दिक्कत होगा, उनका वैलिड नहीं होगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है EWS वाला, ये 13/5/2022 के बाद का निर्गत है, तो आपका सही है। लेकिन अगर आपका जो निर्गत जो सर्टिफिकेट पे डेट होगा 13/5/2022 से पहले का होगा, तो उस केस में आप लोग नया EWS सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए। अभी जिनका काउंसलिंग नहीं हो रहा है, आने वाले दिनों में होना है, तो वो लोग ज़रूर से इसको ध्यान दीजिएगा। EWS सर्टिफिकेट आप लोग 13/5/2022 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट 4 का 1 नंबर में है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलग अलग पीरियड का दिया जाता है तो उसे जोड़कर 2 वर्ष की गणना की जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 12/5/2023 तक के पूर्व का होना चाहिए। तो अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास एक से ज़्यादा जगह काम किए हैं और अलग अलग आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो दोनों को ऐड किया जाएगा। यहाँ पर यही लिखा गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलग अलग पीरियड का दिया जाता है तो उसे जोड़कर 2 वर्ष की गणना की जाएगी और आवेदन की अंतिम तिथि 12/5/2023 तक के पूर्व का आपका यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, इस डेट से पहले का, इसके बाद का नहीं। उसके बाद जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो LRC में ही काम कर रहे हैं, जैसे कि भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियों का NOC निदेशालय भू अभिलेख एवं परिमाप स्तर का मान्य होगा। तो अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप काम कर रहे हैं LRC में ही, तो आपको इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं NOC निदेशालय, वहाँ से आपको NOC बनवाना होगा और वही मान्य होगा। उससे निचले स्तर का NOC आपके लिए वैलिड नहीं होगा। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में है कि अभ्यर्थियों से EPF या UA नंबर एवं सैलरी स्लिप या सर्टिफिकेट लेने के संबंध में अलग से निर्णय लिया जाएगा। तो इन पर अभी कोई डिसीजंस नहीं दिया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने आपको बताया। तो ये सभी चीज़ ज़रूर से आप लोग यहाँ पर ले करके जाइएगा ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। अगर इनमें से कोई सर्टिफिकेट जो इसमें आपको दिया गया है फुलफिल आप नहीं करते हैं तो उस केस में आपका पेंडिंग लिखा जाएगा। तो ये जो भी ऐसे कैंडिडेट थे जो उनका पहले दिनों में काउंसलिंग हुआ है 26 को 27 को, तो उनमें से किसी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका पेंडिंग अगर लिखा गया है, तो आप लोग 3 जनवरी 2024 तक आपको मेल भी आएगा और ये आपको जा कर के जमा करना है अपने। अगर आप जमा नहीं करोगे तो उस केस में आने वाले दिनों में जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके अलावे जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पर्याप्त है, सभी डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल के रूप में पर्याप्त मात्रा में लेकर के जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो सभी को लेकर के आपको साथ में जाना है। तो अगर वहाँ पर जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड किया जाता है आप लोग साथ में लेकर के जाइए। इन केस अगर आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांगे गए हैं अवेलेबल नहीं होता है तो उस केस में आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए। और अगर किसी का नाम फॉर्म में भरने में गलती है या सर्टिफिकेट पे नेम गलती है, अगर आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ या आपका जो भी कास्ट है वो अगर दिक्कत है तो उसको आप लोग अपना एक एफिडेविट बनवा लीजिए। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फॉर्म भरने में गलती कर दिए होंगे, आपका जो भी कैटेगरी हो, जैसे कि अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो BC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन फॉर्म भरने में EBC कैटेगरी डाल दिए होंगे, तो उन सभी कैंडिडेट को आपको UR कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। या तो आप जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आप क्लेम करोगे उसके अनुसार डिफर करेगा। और एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ करके लिखा गया है कि अगर आप किसी अन्य कैटेगरी में बिलोंग करते हैं और किसी अन्य कैटेगरी होने का दावा करते हैं तो उस केस में आपको जनरल कैटेगरी यानी कि
कि UR कैटेगरी में भेज दिया जाएगा। तो जो BC कैंडिडेट हैं या EBC कैंडिडेट हैं वो लोग अपना NCL सर्टिफिकेट जरूर से लेकर के जाइए। SC ST कैंडिडेट को तो कास्ट सर्टिफिकेट ही लेकर के जाना है। EWS सर्टिफिकेट को EWS जो भी है वो लोग EWS के लिए जाइए लेकर के, और यहाँ पर जो गाइडलाइंस है इसको जरूर से फुलफिल कीजिए। उसके बाद रही बात यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो अभी जो है मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट का मांग नहीं किया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो काउंसलिंग करके आए हैं तो उनसे बात करने पर यह पता चला कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो नहीं लिया जा रहा है। आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो सभी आपको लेकर के जाना है। उसके बाद अगर आप 12th किए होंगे तो 12th का भी लेकर के जाना है। उसके बाद डिप्लोमा का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर के जाना है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट में आपका मार्कशीट हो गया, सभी सेमेस्टर का आपको मार्कशीट लेकर के जाना है, और जो भी आपका पासिंग सर्टिफिकेट है वो लेकर के जाना है। अगर आप प्रोविजनल जमा कीजिएगा तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आप लोग जो भी पासिंग सर्टिफिकेट है ओरिजिनल वो आपको लेकर के आइएगा वहाँ। अगर आप एग्ज़ाम दिए थे तो CBT का जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको ज़रूर से लेकर के जाना है, और वो अगर आपके पास नहीं है, खो गया है, तो उस केस में अपने नज़दीकी अनुमंडल कोर्ट से आप लोग अपना एफिडेविट बनवा लीजिए जिनसे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपका कोई फॉर्म में नाम और में भी एरर है, या पापा का नाम या मम्मी के नाम, ये सभी में भी कुछ डिफरेंस है सर्टिफिकेट के अनुसार से, तो उसका भी आप लोग एफिडेविट बनवा लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। और रही बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट का, तो अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, आप लेकर के जाइए साथ में। अगर आपके पास नहीं है तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आप बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी जा सकते हो। और रही बात AICT वाली, तो देख सकते हैं जो भी इसमें एडवर्टाइजमेंट था उसी में साफ साफ लिखा गया था कि आपका जो क्वालिफिकेशन है AICT से मान्यता प्राप्त तथा संबंधित जो राज्य हैं उनसे, अगर स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन SBT से पंजीकृत संस्थान है तो उनसे अगर आप लोग डिप्लोमा या BTech कर रखें तो वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपको साफ साफ मेंशन किया गया था। तो अगर आपका जो कॉलेज है वो AICT से अप्रूव्ड है तो आप लोग अपना साथ में लेकर के जाइएगा, उनका जो प्रूफ है वो साथ में आपको ज़रूर से लेकर के आना है। अब बात करते हैं कि इसमें जो है मेगा सूची या मेरिट लिस्ट किस तरीके से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी इसमें कैंडिडेट्स हैं, आप इसमें एग्जाम्स दिए हैं तो यहाँ पर जो पोस्ट कोड था 1 2 3, जो कि आपको अलग अलग पोस्ट था डिप्लोमा और BTech वालों का, तो उसमें यहाँ पर 2 पेपर था, पेपर खंड A और खंड B, जिसमें कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों था। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि दोनों जो पेपर हैं उनमें जिनका पेपर A यानी कि टेक्निकल पेपर में जिनका ज़्यादा मार्क होगा तो उनको पहले यहाँ पर दिया जाएगा, उनका जो वरीयता है ऊपर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं उम्मीदवार को प्राप्त होने वाला मार्क अगर बराबर होगा तो उस क्रम में मेगा क्रम का निर्धारण निम्नलिखित विधि से किया जाएगा, जिसमें कि पहला पॉइंट है यहाँ पर कि जिस उम्मीदवार को यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा में खंड A में प्राप्त अनुसार निर्धारित होगा, अर्थात जिसका खंड A में अधिक अंक होगा उसका मेगा क्रम ऊपर रहेगा। अगर फिर भी जो स्थिति है और निर्णायक हो तो उस केस में जिनका खंड B में ज़्यादा मार्क होगा उनका मेगा क्रम ऊपर होगा। उसके बाद भी अगर नहीं पता चले तो उसके बाद क्या किया जाएगा, जिनका आयु यानी कि जिनका एज है जो अधिक उम्र वाला होगा उनका मेगा क्रम ऊपर होगा। फिर भी अगर पता ना चले तो जिनका जो नाम का लेटर है अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार से जिनका जो लेटर है पहले आएगा उनका पहला होगा, उनका मेगा क्रम ऊपर होगा। जिनका लेटर है नीचे आएगा तो उनका मेगा क्रम नीचे होगा। और जो कलर का पोस्ट है उसमें सीधे लिखा गया है कि जिनका भी एज ज़्यादा होगा उनका मेगा क्रम ऊपर होगा, और जिनका एज कम होगा उनका मेगा क्रम नीचा होगा, सेम जो जिनका मार्क है। और उस केस में भी अगर निर्णय ना हो तो जिनका अल्फ़ाबेटिकल नेम ऊपर होगा उनका ऊपर आएगा, और जिनका अल्फ़ाबेटिकल नेम नीचे होगा उनका नीचे होगा। तो ये था इसका सभी कुछ डिटेल्स जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग हो रहा है तो यहाँ पर मेगा सूची जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको जारी करने से पहले यहाँ पर जो भी आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर दिया जा रहा है उनका जांच किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अभिलेखों की आदि की सघनता से जांच की जाएगी। अगर ऐसी जांच में नकली प्रमाण पत्र होने या परीक्षा में स्वयं नहीं बैठने या अन्य रूप से कदाचार में लिप्त होने का अगर किसी उम्मीदवार को दोषी पाया जाएगा तो उसकी उम्मीदवारी तत्क्षण रद्द करते हुए उनके ऊपर विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये चीज़ भी ज़रूर से आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसमें एग्ज़ाम्स यहाँ पर दिए हैं तो आप लोग को सभी कुछ अच्छे से लेकर के जाना है, काउंसलिंग में अटेंड होना है। उसके बाद आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन डाउट क्वेरी रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी सारी अपडेट होंगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर से ज्वाइन होकर करिएगा। उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन के पिन कमेंट में दिया गया है, या आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि ग्रुप में ऐड कर देने के लिए, तो आपको जल्दी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन। आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।